हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल इंस्पायरिंग एग्रीकॉन टेक पर। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि यहाँ पे जो जनरल एग्रीकल्चर है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो जल्दी से आने वाला है। तो दोस्तों वो जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं यहाँ पे आज अपलोड कर रहा हूँ वीडियो। तो मैं आपको बता दूँ, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर आप IBPS AFO की प्रेपरेशन कर रहे हो या फिर RRB SO की प्रेपरेशन कर रहे हो, नाबार्ड की कर रहे हो, आप यूपीएससी की प्रेपरेशन कर रहे हो, अगर आपका एग्रीकल्चर ऑप्शनल सब्जेक्ट है यूपीएससी की प्रेपरेशन कर रहे हो, और आप ICAR PG एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो MSc के लिए, अगर आप JRF एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, आप MSc इंट्रांस एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जितने भी ये एग्ज़ाम है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लासेस आपकी रेगुलर रखने जा रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे, इंस्पायरिंग एग्रीकॉन टेक चैनल पे। तो अगर मैं आपको बताऊं, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं एग्रीकल्चर के बाद, तो सिलेबस की बात करूं तो सभी के लिए यहाँ पे सेम सिलेबस रहता है। अगर मैं यहाँ पे आपकी बात करूं, अगर आप तैयारी कर रहे हो MSc एग्ज़ाम की, स्टेट एग्ज़ाम की, तो यहाँ पे जनरल एग्रीकल्चर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो जनरल एग्रीकल्चर है, इसके यहाँ पे मैं 20 वीडियोज़ अपलोड करूँगा। 20 वीडियो में पूरा आपका जनरल एग्रीकल्चर कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपके जो ICAR PG एग्ज़ाम, JRF एग्ज़ाम है, उसमें 20 क्वेश्चन जनरल एग्रीकल्चर से आते हैं। तो उसके भी आपकी अच्छी खासी यहाँ पे तैयारी हो जाएगी। और इसके जो PDF हैं दोस्तों, वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। नोट्स इसके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आप वीडियोस देख के आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप PDF इसके डाउनलोड कीजिए, वहाँ से नोट्स आप बना सकते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो जनरल एग्रीकल्चर में जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप यहाँ पे जो मेन फोकस है वो AFO पे रहेगा, जो आपका AFO मेन एग्जाम है उस पर रहेगा। और साथ साथ आपके जो MSc के तैयारी आप कर रहे हैं, RRB SO की कर रहे हैं, नाबार्ड की कर रहे हैं, वो भी आपका यहाँ पे साथ साथ में हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। तो गाइज, यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेवोल्यूशन के बारे में। अब कुछ एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन थे। अब आप रेवोल्यूशन वर्ड से समझ गए होंगे कि अगर मैं बताऊं, रेवोल्यूशन का जो हिंदी मीनिंग है क्रांति भी कहते हैं। जैसे किसी चीज़ में, यानी कि किसी चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है, किसी क्रॉप की प्रोडक्शन हो रही है, उसमें क्या हुआ, उसकी प्रोडक्शन एकदम से 2 गुना या 3 गुना या 10 गुना हो गई, तो उसको क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन। यानी कि उसमें क्या आ गई, क्रांति आ गई। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ टर्में हैं, तो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, एक एक करके डिस्कस करूँगा। अगर हम वाइट रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो वाइट रेवोल्यूशन हमारा रिलेटेड है मिल्क प्रोडक्शन से, यानी कि दूध उत्पादन से हमारा है वाइट रेवोल्यूशन, यानी कि श्वेत क्रांति जिसको बोलते हैं, ये हमारा मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये भी आता है, जो वाइट रेवोल्यूशन है ये कब आया था, 1970 में वाइट रेवोल्यूशन आया था। अगर मैं बात करूँ इसके फादर की, तो इसके फादर है बर्जिस क्यूरिन। ये भी आप नोट डाउन कीजिए, बर्जिस क्यूरिन इसके फादर हैं, जो कि अमूल के फाउंडर भी हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं ब्लू रेवोल्यूशन की। ब्लू रेवोल्यूशन है दोस्तों, यह है हमारा रिलेटेड फिश प्रोडक्शन से। किससे रिलेटेड है, फिश प्रोडक्शन से, यानी कि मछली उत्पादन से, मछली पालन से रिलेटेड है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ, ये 1960 में यहाँ पे ये रेवोल्यूशन आया था इंडिया में। अगर मैं बात करूं ब्लू रेवोल्यूशन की, तो इसके जो फादर है वो है डॉक्टर हीरालाल चौधरी। इसके जो फादर है ये भी आप नोट डाउन कीजिए। तो इसके जो फादर है डॉक्टर हीरालाल चौधरी है। इसके बाद मैं बात करूंगा ब्राउन रेवोल्यूशन की। ठीक है, जो ब्राउन रेवोल्यूशन है ये रिलेटेड है फूड प्रोसेसिंग के। किससे रिलेटेड है, फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। तो इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ ग्रे रेवोल्यूशन की। जो ग्रे रेवोल्यूशन है ये है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और जो आपका येलो रेवोल्यूशन है ये है ऑयल सीड प्रोडक्शन से रिलेटेड है, यानी कि जो मस्टर्ड की जो प्रोडक्शन है उससे रिलेटेड हमारा कौन सा है, येलो रेवोल्यूशन है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ रेड रेवोल्यूशन की। जो हमारा रेड रेवोल्यूशन है वो है टोमेटो एंड मीट प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और जो हमारा पिंक रेवोल्यूशन है वो है प्रॉन एंड ओनियन प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जितने भी ये रेवोल्यूशन है ये आप नोट डाउन कीजिए। और इसके जो PDF है वो मैं यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा। इसके बाद कुछ और रेवोल्यूशन भी है, जैसे यहाँ पे गोल्डन रेवोल्यूशन है। ठीक है, ये हमारा है फ्रूट प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और जो राउंड रेवोल्यूशन है ये हमारा पोटैटो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और जो सिल्वर प्रोडक्शन है रेवोल्यूशन है
वो हमारा एग एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और जो हमारा ब्लैक रेवोल्यूशन है ये हमारा बायोफ्यूल पेट्रोलियम प्रोडक्शन से है। और जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये हमारा फूड प्रोडक्शन से। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ ग्रीन रेवोल्यूशन की। जो इसके जो फादर थे, इंडिया में इसके फादर थे MS स्वामीनाथन। ये आप नोट कीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फादर थे वो थे MS स्वामीनाथन। और अगर मैं वर्ल्ड की बात करूँ तो इसके वर्ल्ड में जो फादर थे डॉक्टर NE वर्लोग, इसके वर्ल्ड के फादर माने जाते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के। अगर मैं बात करूँ ग्रीन रेवोल्यूशन की तो ये इंडिया में आया था 1965 को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1965 को ये रेवोल्यूशन इंडिया में आया था, ये आप नोट डाउन कीजिए। अगर मैं बात करूँ ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो इसमें क्या हुआ, जिस टाइम ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1965 पे इंडिया में, तो उस टाइम 300% जो 300% है जो हमारे फूड ग्रेन थे, 300% प्रोडक्शन इनकी इंक्रीज हुई थी। किसकी? जो फूड ग्रेन्स हैं इनकी 300% प्रोडक्शन इंक्रीज हुई थी 1965 में। तो उस टाइम ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कीजिए। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। ठीक है, ये हमारा जूट प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद है सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन जो कि कॉटन प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसके बाद है एवरग्रीन रेवोल्यूशन जो कि प्रोविजन सिक्योरिटी टू फ्यूचर जनरेशन है। यानी कि जो हमारा एवरग्रीन रेवोल्यूशन होगा, मतलब जो मतलब हमने क्या करना है कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसको हमने क्या करना है, चीज़ों को बचा के रखना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, एवरग्रीन रेवोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है रेनबो रेवोल्यूशन। ठीक है, रेनबो रेवोल्यूशन रिलेटेड है ऑल सेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के जितने भी सेक्टर्स हैं उसके लिए टर्म है रेनबो रेवोल्यूशन कही गई है। ठीक है, ये हमारे इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन हो गए। तो यहाँ पे जो जितने भी यहाँ पे मैंने आपको बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डेफिशिएंसी इफेक्ट्स एंड मेजर सोर्सेज ऑफ विटामिन्स। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, अगर ह्यूमन बींग्स है, अगर किसी जैसे कोई सोर्सेज होते हैं विटामिन के, सोर्सेज होते हैं आपके फ्रूट क्रॉप्स हो सकती है, वेजिटेबल क्रॉप्स हो सकती है, सीरियल क्रॉप्स हो सकती है। ठीक है, अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाए शरीर में, ठीक है, अगर वो मतलब कम यूज़ उनका कर रहे हैं या उनका किसी चीज़ का यूज़ नहीं कर रहे हैं अपनी डाइट में, तो उससे क्या होगा, उन्हें डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, उन्हें डेफिशिएंसी हो जाएगी जिससे क्या होगा, कोई ना कोई डिजीज़ हो जाएगी। तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगर जैसे किसी विटामिन की डेफिशिएंसी होती है तो आपको कौन सी क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और उसको रोकने के लिए कौन कौन से सोर्सेज है, यानी कि क्या क्या आपको डाइट लेनी चाहिए जिससे आप उस डेफिशिएंसी से बच सके। ठीक है, ये हम यहाँ पे बात करेंगे, ये भी कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूँगा विटामिन ए की। ठीक है, जो विटामिन ए है इसका साइंटिफिक नेम है रेटिनोल। यहाँ पे जो एग्जाम है वहाँ पे कई बार साइंटिफिक नेम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसका साइंटिफिक नेम भी लर्न कर लेना। और साथ में ये विटामिन ए जो है इसका साइंटिफिक नेम है रेटिनोल। और इसकी जो डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस। यहाँ पे जो आप देख रहे हो नाइट ब्लाइंडनेस, ग्रोथ फेलियर और जीरोपथैलेमिया। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ नाइट ब्लाइंडनेस की। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, जो नाइट ब्लाइंडनेस है इसमें क्या होता है कि आपको रात के अंधेरे में मतलब रात को दिखना बंद हो जाता है। जो नाइट ब्लाइंडनेस है इसमें रात को दिखना बंद हो जाता है। और जो ग्रोथ फेलियर है, ठीक है, जो ग्रोथ फेलियर है इसमें क्या होगा कि मतलब आपकी ग्रोथ रुक जाती है। और जो जीरोपथैलेमिया है इसमें क्या होगा, जो आपकी टीयर डक्ट है, मतलब जो टीयर डक्ट है आइज़ की, जो टीयर डक्ट होती है उससे क्या होता है, आंसू नहीं आते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं जीरोपथैलेमिया। तो इसके जो सोर्सेज है, जो विटामिन ए है वो लीवर में पाई जाती है, मिल्क में, कैरेट में, पपाया में, मैंगो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनको आप नोट डाउन कर लेना, लीवर, मिल्क, कैरेट, पपाया, मैंगो। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं विटामिन B1 की, जिसका साइंटिफिक नेम है थायमिन। ठीक है, ये आप नोट कर लेना, इसका साइंटिफिक नेम है थायमिन। और इसकी डेफिशिएंसी से बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, अब बेरी क्या होता है, मतलब बेरी मतलब अगर आपको वीकनेस हो रही है, मतलब जो आपकी फीट है, पैर है, वो स्वेलो हो रहे हैं और आपको भूख नहीं लग रही है, तो क्या होगा कि आपको बेरी के मतलब वो सिम्टम्स है। तो इसको जो विटामिन B1 है वो किस किस चीज़ में आपको मतलब कौन कौन से सोर्सेज है उसके है, राइस पॉलिशिंग, लीफी वेजिटेबल, फिश एंड एग। ठीक है, ये क्या है, रिच सोर्सेज, इसमें हमारा विटामिन B1 पाया जाता है।
ठीक है। इसके बारे में बात कर लेते हैं विटामिन B2 की। ठीक है, जो विटामिन B2 है इसका साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन। ठीक है, अब जो राइबोफ्लेविन है विटामिन B2 है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ता है बॉडी पे। ठीक है, ह्यूमन बॉडी पे इससे इफेक्ट पड़ेगा, आपको फोटोफोबिया हो सकता है। ठीक है, इनफ्लेम्ड लिप्स हो सकते हैं, क्रैक्स ऑन स्किन। अब यहाँ पे फोटोफोबिया का मतलब क्या है, मतलब जो ब्राइट लाइट है, ठीक है, जो ब्राइट लाइट है उससे क्या हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है। ठीक है, मतलब आइज़ को इरिटेशन हो जाती है, जो ब्राइट लाइट है वो आपको क्या लगेगी, थोड़ी एबनॉर्मल लगेगी। तो समझ लेना कि आपको क्या हो गया है, फोटोफोबिया हो गया है। जो आपके इनफ्लेम्ड लिप्स है, ठीक है, इनफ्लेम्ड लिप्स का मतलब क्या है, लिप्स सूज जाते हैं। ठीक है, स्किन पर मतलब जो आपके लिप्स है वो क्या होंगे, सूज जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, इनफ्लेम्ड लिप्स। जो आपके क्रैक्स ऑन स्किन, मतलब जो स्किन है आपकी उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। ठीक है, स्किन में क्या आ जाएंगे, क्रैक्स आ जाएंगे। ठीक है, ये इसके इफेक्ट हैं, बॉडी पे पड़ते हैं अगर डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन B2 की, जिसका नाम है, साइंटिफिक नेम है रिबोफ्लेविन। ठीक है, और इसके जो मतलब रिच सोर्सेज है, मिल्क पाउडर, ठीक है, फिश और पल्सेस, ये आप डाइट में ले सकते हो। तो जो ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स है बहुत कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं विटामिन B5 की। ठीक है, जो हमारा विटामिन B5 है इसका साइंटिफिक नेम है नाइसिन। ठीक है, जो हमारा विटामिन B5 है इसकी डेफिशिएंसी से पेलेगरा डिजीज हो जाती है, ब्लैक टंग। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ पिलेगरा की। पिलेगरा क्या है, ठीक है, जो स्किन में जो रैशेज हो जाते हैं, ठीक है, स्किन रेड कलर की हो जाती है। ठीक है, और उसके वजह से क्या हो जाता है, जो पिलेगरा में आपको डायरिया हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो आपकी क्या है, मतलब जो टंग है वो ब्लैक हो जाएगी। ठीक है, ये इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं विटामिन B6 की, जिसका साइंटिफिक नेम है पायरीफॉक्सिन। ठीक है, पायरीडॉक्सिन, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, पायरीडॉक्सिन। ठीक है, इसका नाम साइंटिफिक नेम है पायरीडॉक्सिन। तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या इफेक्ट पड़ेगा बॉडी पे, डीजनरेशन ऑफ नर्व्स। अब डीजनरेशन ऑफ नर्व्स का मतलब क्या है कि मतलब जो हमारी बॉडी है, ठीक है, मतलब हमारी बॉडी क्या कर रही है, काम कर रही है, उसका सिग्नल क्या है, मतलब ब्रेन तक पहुंचने का काम क्या है, नर्व का होता है। ठीक है, जो सिग्नल का काम होता है बॉडी में ब्रेन तक, वो किसका होता है, नर्व का होता है। अब नर्व का डीजनरेशन हो जाना मतलब स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता, यानी कि जो आपकी नर्व्स है वो आपकी जनरेट स्टार्ट हो जाती है, जनरेशन उनमें हो जाती है, जिससे जो हमारा सिग्नल है वो ब्रेन तक नहीं जाएगा। तो ये किसकी डेफिशिएंसी से हो रहा है, विटामिन B6 पायरीडॉक्सिन, जिसका साइंटिफिक नेम है पायरीडॉक्सिन। ठीक है, और इसके जो रिच सोर्सेज है, किस किस में पाया जाता है विटामिन B6, ये यीस्ट में पाया जाता है, व्हीट में पाया जाता है, ग्राम में पाया जाता है, लेग्यूम्स में पाया जाता है। ठीक है, आप नोट डाउन भी कर सकते हो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं विटामिन B6 की, जिसका साइंटिफिक नेम है कोवैलोमिन। ठीक है, अब जो विटामिन B6 है इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा बॉडी पे, अगर इसकी कमी हो जाए, इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, क्या इफेक्ट पड़ेगा बॉडी पे, आपको परनीसियस एनीमिया हो सकता है। ठीक है, अब परनीसियस एनीमिया क्या होता है, मतलब जो आपके जो रेड ब्लड सेल है, मतलब जो रेड ब्लड सेल है वो बहुत ही कम हो जाते हैं इसमें, जो परनीसियस एनीमिया है इसमें जो रेड ब्लड सेल है बॉडी में वो बहुत कम हो जाते हैं। रेड ब्लड सेल मतलब जैसे मतलब बहुत कम स्टार्ट, मतलब बनना ही स्टार्ट, मतलब बहुत कम बनेंगे, यानी कि जैसे वो रेड ब्लड सेल जैसे बॉडी में बनते हैं वो बनना बहुत कम स्टार्ट होंगे। जो स्किन का कलर है वो येलो हो जाएगा, और आपको क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाएगी। तो अगर आपको ये डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको वीकनेस भी फील होगी। तो इसके जो रिच सोर्सेज है विटामिन B6 के, B12 के, तो एनिमल फूड है आपका, लीवर है, मीट है आपका, फिश है, एग है, ये क्या इसके रिच सोर्सेज है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं विटामिन C की। ठीक है, अब जो विटामिन C है इसका साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, इसकी जो डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा बॉडी पे, आपको स्कर्वी रोग हो जाएगा, स्कर्वी डिजीज हो जाएगी। अब स्कर्वी डिजीज क्या है, मतलब ब्लीडिंग, मतलब इसमें क्या होगा, ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन मतलब हो जाती है इसमें, मतलब रेड ब्लड सेल ब्लीडिंग होने से कम हो जाते हैं। ठीक है, स्कर्वी से इन्फेक्शन और ब्लीडिंग के साथ पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, क्या होगा इसमें, जो आपके रेड ब्लड सेल है, ठीक है, मतलब जैसे आपकी ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, जैसे ब्लीडिंग हो रही है उससे क्या होगा, खून निकलेगा, खून में क्या होता है, आपका रेड ब्लड सेल होता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल क्या हो गया, आपके लॉस हो रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, आपके कम हो जाएंगे, जैसे वो कम हो रहे हैं आपके रेड ब्लड सेल, उससे क्या हो जाएगा, आपको स्कर्वी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये स्कर्वी के बारे में आपने जान लिया। तो इसके जो रिच सोर्सेज है वो है अनोला और गुआवा एंड सिट्रस, ये इसके रिच सोर्सेज है। ठीक है, विटामिन C के, एस्कॉर्बिक एसिड की। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो हमारा है विटामिन D कैल्सीफिरोल, जिसका साइंटिफिक नेम है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या इफेक्ट पड़ सकता है, रिकेट्स,
नंबर 1 रिकेट्स, दूसरा पिगॉन चेस्ट इन चिल्ड्रन और ऑस्टियोमलेसिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं रिकेट्स की। मतलब रिकेट्स का मतलब है बोन्स की डिजीज है। ठीक है, मतलब बोन्स आपकी वीक हो जाती है, मतलब बोन्स की आपकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, उसको क्या बोलेंगे, रिकेट्स बोलेंगे अब। और जो पिगॉन चेस्ट इन चिल्ड्रन है, इसमें क्या होता है, जो चिल्ड्रन में जो बोन्स अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते हैं, ठीक है, अच्छे नहीं आ पाती है, मतलब चेस्ट में इन्फ्लामेशन हो जाती है। चिल्ड्रन की चेस्ट पे क्या होगा, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे पिगॉन चेस्ट इन चिल्ड्रन। और जो ऑस्ट्रोमलेसिया है, ये भी बोन्स की डिजीज है, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा होगा, ऑस्ट्रोमलेसिया में जो आपकी बोन्स है वो बहुत वीक हो जाएगी। तो ये किसके डेफिशिएंसी सिम्टम है, विटामिन डी के, कैल्सीफेरोल के। अगर हम इसकी सोर्सेज की बात करें विटामिन डी की, तो इसके सोर्सेज है सनलाइट, ठीक है, फिश है, लिवर ऑयल है। ठीक है, ये क्या इसके सोर्सेज है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं विटामिन ई की, जिसका साइंटिफिक नेम है टोकोफिरोल। ठीक है, और जो विटामिन ई है, ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसकी डेफिशिएंसी से बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा स्टेरिलिटी। ठीक है, अब स्टेरिलिटी का मतलब क्या है, मतलब जब किसी पर्सन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जो आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता, मतलब जो भी रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होते हैं वो काम नहीं कर पाएंगे इसमें, और रिप्रोडक्शन भी नहीं हो पाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्टेरिलिटी डिजीज। ये किसकी डेफिशिएंसी से ये इफेक्ट होगा, विटामिन ई की, जो जिसका साइंटिफिक नेम है टोकोफिरोल। ठीक है, आपको समझ आ गया। तो इसके बाद इसके जो सोर्सेज है वो है आउटर लेयर ऑफ ग्रेन्स, जो हमारे ग्रेन्स है उसकी जो आउटर लेयर है वो इसके रिच सोर्सेज है, उसमें विटामिन ई पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं विटामिन एच की। ठीक है, जो हमारा विटामिन एच है इसका साइंटिफिक नेम है बायोटीन। ठीक है, इसकी कमी से, इसकी डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में इफेक्ट क्या पड़ता है, डर्मेटाइटिस। ठीक है, क्या हो जाता है, हमें डर्मेटाइटिस हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या होगा, स्किन की डिजीज हो जाती है। डर्मेटाइटिस का मतलब क्या है, स्किन की डिजीज हो जाती है, स्किन पर रैशेस पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, आर्म्स पर, लेग्स पर, इवन हेयर्स और फेसिस पर। ठीक है, इसमें क्या होंगे, रैशेस पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, रेड स्किन हो जाती है इसमें। ठीक है, नेल्स की ग्रोथ भी नहीं हो पाती। ठीक है, हेयर्स फॉल हो जाते हैं, जो आपके बाल हैं वो भी क्या हो जाएंगे, फॉल हो जाएंगे, जो आपकी डर्मेटाइटिस अगर हो रही है। तो किसकी डेफिशिएंसी से होगा, ये विटामिन एच की, जिसका साइंटिफिक नेम है बायोटीन। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं विटामिन के। ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम है फाइलोक्विनोन। ठीक है, और इसकी डेफिशिएंसी से बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसकी डेफिशिएंसी से इफेक्ट पड़ेगा डिलेड क्लॉटिंग, यानी कि जो आपकी क्लॉटिंग है वो क्या हो जाएगी, डिले हो जाएगी। अब यहाँ पे डिलेड क्लॉटिंग का मतलब क्या है, जब हमें इंजरी यानी कि कट लग जाता है, ठीक है, उसके बाद ब्लड बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, थोड़ी देर बाद ब्लड अपने आप बंद हो जाता है, उसके ऊपर थिक सी लेयर आ जाती है, उसे ब्लड क्लॉटिंग कहा जाता है। ठीक है, जिससे हमारी स्किन आ जाती है, जिससे स्किन बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगर हमारी मतलब जो विटामिन के है इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, जो जो हमारी क्लॉटिंग हो रही है मतलब जो क्लॉटिंग है वो हमारी नहीं हो पाएगी। ठीक है, जो हमारा ब्लड है वो क्या होगा, लगातार क्या हो जाएगा, बहता रहेगा, उसको क्या बोलते हैं, डिलेड क्लॉटिंग। जो हमारा ब्लड है वो क्या होगा, लगातार बहता ही रहेगा। तो ये जो हमारा, अगर हमारा ब्लड लगातार बह रहा है, तो ये किसकी डेफिशिएंसी से इफेक्ट हो रहा है, विटामिन के की, जिसका साइंटिफिक नेम है फाइलोक्विनोन। ठीक है, इसके जो रिच सोर्सेज है विटामिन के वो कॉलीफ्लावर, लीवर एंड सोयाबीन, ये क्या इसके रिच सोर्सेज है। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं फॉलिक एसिड की। ठीक है, जो हमारा फॉलिक एसिड है इसकी डेफिशिएंसी से बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाएगा। अब एनीमिया क्या है, मतलब एनीमिया का मतलब आपका जो हीमोग्लोबिन है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बॉडी पे क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आपकी बॉडी में ब्लड होता है, उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, हम एनीमिया बोलेंगे। ठीक है, तो इस ये किसकी डेफिशिएंसी से होगा, फॉलिक एसिड। ठीक है, तो इसके जो सोर्सेज है, जो रिच सोर्सेज है इसके फॉलिक एसिड के, वो है पालक हो गया आपका, कैरोंडा हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होगी, यानी कि इसमें क्या होगा, रिच आयरन होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, आयरन आपका रिच होता है। ये आपने नोट कर लेना, इसमें नोट नहीं किया है पीडीएफ में, तो आपने कर लेना नोट। इसमें क्या होता है, आपका आयरन होता है। ठीक है, क्या होता है, आयरन इसमें रिच होता है। ये हमने बात कर ली। यहाँ पे जो भी यहाँ पे डेफिशिएंसी जो इफेक्ट्स थे, ठीक है, और उनके जो सोर्सेज थे विटामिन के, ठीक है, विटामिन के सोर्सेज थे, उसके बारे में बात कर ली कि कौन कौन सी विटामिन, कौन कौन से सोर्सेज है, हमें कौन कौन सी विटामिन मिलती है। यहाँ पे क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, तो आप प्लीज़ इनको अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से पढ़िए, और इसके जो नोट्स है बिल्कुल इसी फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में आपको इसके पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे।
तो आप टेलीग्राम चैनल को भी वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ हमारे मेडिसिनल प्लांट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्लांट्स है जिनका यूज़ हम क्या करते हैं, मेडिसिन में यूज़ करते हैं, किसी डिजीज़ को ट्रीट करने में यूज़ करेंगे, ठीक है। उनमें यहाँ पे क्वेश्चन किस फॉर्म में आएंगे कि जो भी मेडिसिनल प्लांट है उसका कौन सा पार्ट हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें केमिकल कंटेंट कौन होता है और उसके यूजेस क्या क्या है, ठीक है। किसी फॉर्म में यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये सभी यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले नेम ऑफ दी प्लांट, सबसे पहले जो नेम ऑफ दी प्लांट में सबसे पहले है विलाडोना, ठीक है। जो विलाडोना है इसका साइंटिफिक नेम है एट्रोपा विलाडोना, ठीक है। साइंटिफिक नेम क्या है, एट्रोपा विलाडोना। अब इसकी जो हम यूज़ करते हैं, लीव्स यूज़ करते हैं, इसकी हम पत्ते यूज़ करते हैं। जो पत्तों में इसके कौन सा केमिकल कंटेंट होता है, एट्रोपिन। इसमें क्या केमिकल कंटेंट होगा, एट्रोपिन होगा, जो कि हमारा न्यूरोलॉजिकल जो पेन्स है उसको रिड्यूस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मतलब जो न्यूरोलॉजिकल पेन्स होंगी उन्हें रिड्यूस करने में इसका यूज़ होगा। जो नर्वस सिस्टम में अगर इंजरी हो जाए, मतलब अगर हमारे नर्वस सिस्टम जो है उसमें इंजरी हो जाए, उस डिजीज़ को कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। किसका, बेलाडोना की जो लीव्स है, जिसका साइंटिफिक नेम है एट्रोपा बेलाडोना। अब जो हमारा जो नेक्स्ट प्लांट है, ठीक है, नेक्स्ट प्लांट है जो हमारा नेक्स्ट प्लांट है, इसका नाम है अश्वगंधा, ठीक है। जो नेक्स्ट प्लांट है यह अश्वगंधा। इसका जो साइंटिफिक नेम है, इसका साइंटिफिक नेम है बिदेनिया सोमिनिफेरा, ठीक है, बिदेनिया सोमिनिफेरा, ठीक है। और इसका जो हम पार्ट यूज़ करते हैं, इसके हम रूट्स यूज़ करते हैं, यानी कि इसकी जड़ें यूज़ करते हैं, जिसमें केमिकल कंटेंट हमारा बिदेनिन होता है, ठीक है। ये याद रखिए, बिदेनिन इसमें केमिकल कंटेंट होगा। और इसका जो यूज़ करेंगे हम जनरल मेडिसिन में यूज़ करेंगे, इंसोमनिया को ट्रीट करने के लिए करेंगे, ठीक है। अब इंसोमनिया क्या होता है, इंसोमनिया को ठीक करने में मतलब इंसोमनिया का मतलब किसी को नींद नहीं आ रही है, ठीक है, किसी को नींद नहीं आती हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, इंसोमनिया। उसको ट्रीट करना है तो उस जो केमिकल कंटेंट बिदेनिन होगा वो हम देंगे, जो कि हमारा अश्वगंधा की रूट्स में पाया जाता है, ठीक है। केमिकल कंटेंट ये क्या कहाँ पाया जाता है, अश्वगंधा की रूट्स में, जिसका साइंटिफिक नेम है बिदेनिया सोमिनिफेरा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं सर्फगंधा, ठीक है। जो हमारा सर्फगंधा है इसका साइंटिफिक नेम है रियूवोल्फा सर्पेंटिना, ठीक है। क्या है, रियूवोल्फा सर्पेंटिना। इसका जो हम पार्ट यूज़ करते हैं इस प्लांट का, इसके हम रूट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका जो इसमें जो केमिकल कंटेंट होता है वो होता है सर्पेंटिन और रेस्पिरिन, ठीक है। कौन सा होता है, सर्पेंटिन रेस्पिरिन होता है। और इसका यूज़ हम करते हैं ट्रीट हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। अगर हाइपरटेंशन से मतलब अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है, बीपी हाई है, मतलब आपको हाइपरटेंशन हो रही है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम सर्फगंधा का यूज़ करेंगे। इसकी हम जो रूट्स है उसको यूज़ करेंगे। इसमें जो केमिकल कंटेंट होता है वो हमारा सर्पेंटिन रेस्पिरिन होता है, जो उसकी रूट्स हैं इसमें पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सफ़ेद मूसली की। नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है वो है सफ़ेद मूसली, ठीक है। अब यह इसका जो साइंटिफिक नेम है, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है क्लोरोफाइटम, ठीक है। इसकी कुछ स्पीसीज भी हैं, क्लोरोफाइटम स्पीसीज करके इसका साइंटिफिक नेम है। तो इसके बाद हम इसमें जो पार्ट यूज इस प्लांट का होता है वो होता है रूट्स, यानी कि इसकी जड़ें यूज़ होती है, ठीक है। और इसमें जो केमिकल कंटेंट होता है वो होता है सेपोनिन। कौन सा होता है, सेपोनिन, इसमें केमिकल कंटेंट होता है। और इसका यूज़ करते हैं हम डायबिटीज़ के लिए, नॉन एज सेकंड शिलाजीत। इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड शिलाजीत भी इसको कहा जाता है, ठीक है। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको उनकी ट्रीटमेंट करने के लिए सफ़ेद मूसली का यूज़ किया जाता है। इसकी जो रूट्स हैं इसमें सेपोनिन केमिकल कंटेंट होता है, इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो प्लांट है वो है ओपियम पॉपे, ठीक है। ओपियम पॉपे का साइंटिफिक नेम है पेपेबर सोमिनिफेरम, ठीक है। अब इस प्लांट की जो हम यूज़ करेंगे, पार्ट यूज़ करेंगे, इसमें हम फ्रूट को यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें जो केमिकल कंटेंट होगा वो होगा मॉर्फिन, कोडीन एंड नारकोटीन, ठीक है। कौन सा होगा, मॉर्फिन होगा, कोडीन होगा, नारकोटीन होगा, ठीक है। और इसका जो यूज़ किया जाएगा पेन किलर में यूज़ किया जाता है, गॉड ऑफ स्लीप इसको कहा जाता है, क्योर ल्यूकेमिया, ठीक है। ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर को ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं हम ओपियम पॉपे का, जिसका साइंटिफिक नेम है पेपेबर सेमिनिफेरम। और इसका हम पार्ट यूज़ करते हैं फ्रूट, और इसमें आपका केमिकल कंटेंट होता है मॉर्फिन, कोडीन एंड नारकोटीन। इसमें केमिकल कंटेंट यहाँ पे इसमें पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसबगोल की, ठीक है। जो इसबगोल है इसका जो साइंटिफिक नेम है, इसका साइंटिफिक नेम है प्लेटेंगो ओवाटा, ठीक है। इसका जो साइंटिफिक नेम है प्लेटेंगो ओवाटा है, इसका हम हस्क यूज़ करते हैं, इसका सीड यूज़ करते हैं। हस्क का मतलब जो सीड के बाहर वाला जो पार्ट होता है, छिलका होता है, उसको क्या बोलते हैं, हस्क बोलते हैं, ठीक है। मेडिसिन में इसका हस्क यूज़ किया जाता है, सीड इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है।
यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, जो आपका इसबगोल होगा उसका हस्क भी यूज़ किया जाता है और सीड भी इसका यूज़ किया जाता है मेडिसिन में। इसमें सीड और हस्क में कौन सा केमिकल कंटेंट होता है आपका, इसमें म्यूसिलेज केमिकल कंटेंट होता है। और जो ट्रीट करता है किसको, कहाँ इसका यूज़ किया जाता है, लैक्सेटिव्स अगेंस्ट इरिटेशन इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। ठीक है, मतलब अगर आपके पेट में कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसबगोल को देते हैं। ठीक है, पेशेंट के लिए इसबगोल को दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गूगल की। जो गूगल प्लांट है, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है कोमीफोरा वाइटी। ठीक है, कोमीफोरा वाइटी। इसमें जो केमिकल कंटेंट होता है वो होता है गम और रेसिन। ठीक है, गम और सॉरी केमिकल कंटेंट नहीं, इसका हम पार्ट यूज़ करते हैं। इसका जो इसमें जो गम, इसका जो गोंद निकलता है, गम निकलता है, और इसमें जो रेसिन हो, इसका जो रेसिन होता है, ठीक है, इसका यूज़ करते हैं हम। ठीक है, इसमें जो केमिकल कंटेंट होता है, ठीक है, उसमें गूगोलिपिड्स होगा। ठीक है, जो आपका रेसिन होता है, रेसिन जो बाहर वाली छाल होती है, छाल को क्या बोलते हैं, हम रेसिन बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो गम निकलता है, गोंद निकलता है, उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, इस प्लांट के। और इसमें जो इसके जो गम है, इसका जो रेसिन है, छाल है, इसमें गूगोलिपिड्स होता है। ठीक है, क्या होता है, गूगोलिपिड्स होता है। तो इसको अगर हम यूज़ करना हो तो हम कहाँ यूज़ करेंगे, ट्रीट ओबेसिटी, अर्थराइटिस, रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, मतलब कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करेगा ये। ठीक है, ओबेसिटी यानी कि ट्रीट ओबेसिटी यानी कि जो फैट, मतलब फैट, अगर आप फैट ज़्यादा है तो उसको, ओबेसिटी मतलब अगर आप फैट ज़्यादा है उसको कंट्रोल करना है तो आपको क्या करना चाहिए, गूगोलिपिड जो केमिकल कंटेंट है जो कि गूगल प्लांट के गम और रेसिन पार्ट से मिलेगा। ठीक है, ये इसके क्या है, यूजेज है। और चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, कुछ यहाँ पे मिनरल्स दिए गए हैं। ठीक है, जो मिनरल्स दिए गए हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। जो मिनरल्स हैं इसके क्या क्या डेफिशिएंसी इफेक्ट्स हैं, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे। जो अगर आप कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम से रिकेट्स हो जाता है, रिकेट्स की हमने पहले बात कर ली। ठीक है, ठीक है, और मिल्क फीवर हो जाता है। ठीक है, दूसरा है फॉस्फोरस। ठीक है, ठीक है, फॉस्फोरस से क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, अगर आपको फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, रिकेट्स दिखाई देगा, ऑस्टोमलेसिया। ठीक है, ऑस्टोमलेसिया मतलब बोन्स वीक हो जाना। पहले ही मैंने बता दिया कि ऑस्टोमलेसिया क्या होता है, कि बोन्स का वीक हो जाना। ठीक है, इसके बाद है आयरन। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया। ठीक है, क्या होगा, एनीमिया, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो एनीमिया हो जाता है। इसके बाद है जिंक। ठीक है, जो जिंक है, जिंक में क्या होगा, पैराकीराटोसिस। ठीक है, अब पैराकीराटोसिस क्या होता है, जो पैराकीराटोसिस है ये कौन सी डिजीज़ है, मतलब जो स्किन के सेल्स हैं, ठीक है, वह अपनी जगह पर ना होकर किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। यानी कि जो स्किन में जो सेल्स होते हैं, बॉडी पे जो स्किन है उस पर जो सेल्स होंगे वो क्या होंगे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, इससे स्किन की डिजीज़ हो जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, पैराकीराटोसिस बोलते हैं। उस डिजीज़ को क्या बोलते हैं, पैराकीराटोसिस। ठीक है, इसके बारे में मैग्नीज़, अगर मैग्नीज़ की डेफिशिएंसी हो जाए तो पैरालिसिस हो जाता है। ठीक है, पैरालिसिस हो जाता है। पैरालिसिस क्या है, मतलब जो पर्सन की मूवमेंट है, ठीक है, उसमें क्या आ जाती है, रुकावट आ जाती है। जो मूवमेंट करता है, चलता है, फिरता है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें क्या हो जाएगी, रुकावट आ जाएगी। देन नेक्स्ट इज आयोडीन। ठीक है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर हो जाता है। ठीक है, मतलब गोइटर का मतलब आपका जो थ्रोट है वो सूज जाता है, मतलब थ्रोट में इन्फ्लामेशन हो जाती है। ठीक है, इसके बाद है कोबाल्ट। ठीक है, जो हमारा कोबाल्ट है इसकी डेफिशिएंसी से कोस्ट डिजीज़ हो जाती है। अब कोस्ट डिजीज़ क्या होती है, ब्लड की डेफिशिएंसी का होना, यानी कि क्या है, जो अनीमिया है, एनीमिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे जो हीमोक्रोनिक एनीमिया हो जाता है। ठीक, कौन सा हो जाता है, हीमोक्रोनिक एनीमिया यहाँ पे आपको हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका यूज़ एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये है ग्रोथ सब्सटेंसेस एंड देयर फंक्शन। ठीक है, अब ग्रोथ सब्सटेंसेस एंड देयर फंक्शन, कुछ ग्रोथ सब्सटेंसेस यहाँ पे दिए गए हैं और उसके फंक्शन दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूँगा 7 ग्रोथ सब्सटेंसेस के बारे में। यहाँ पे कुछ 7 ग्रोथ सब्सटेंसेस है और उनके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। जो भी ग्रोथ सब्सटेंसेस है उनके फंक्शन क्या क्या है। ठीक है, उसमें जो पहला ग्रोथ सब्सटेंस है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, इसको ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, जो ऑक्सीजन है, अब ध्यान रखना आपने, जो ऑक्सीजन है इनहिबिट रूट इलॉन्गेशन एंड प्रमोट सेल डिवीजन इन टिश्यू कल्चर। ठीक है, अब जो ऑक्सीजन है ये क्या करता है, रूट इलॉन्गेशन को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। जो आपकी रूट है उसको बढ़ने से रोकेगा जो ऑक्सीजन है। ठीक है, और क्या करेगा, ये जो सेल डिवीजन है टिश्यू कल्चर में क्या करेगा, सेल डिवीजन को फास्ट करेगा। ठीक है, प्रमोट करेगा, क्या करेगा, ये सेल डिवीजन को फास्ट करेगा। प्रमोट का मतलब ये सेल डिवीजन को क्या कर रहा है, फास्ट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, जो ऑक्सीजन है
इसमें क्या हो रहा है, जो रूट इनोगेशन है, ठीक है, वो क्या हो रही है, इनहिबिट हो रही है, और सेल डिवीजन क्या हो रहा है, प्रमोट हो रहा है, यानी कि सेल डिवीजन हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे फास्ट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो ऑक्सीजन है, ठीक है, इसके यहाँ पे कुछ टाइप्स भी हैं। ऑक्सीजन के 4 टाइप्स है, ठीक है, 4 टाइप्स है। सबसे पहले आता है IAA, ठीक है, इसका फुल नेम है, पूरा नाम है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों चीज़ याद रखनी है, शॉर्ट फॉर्म भी फुल फॉर्म भी, ठीक है। इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जो इंडोल 3 एसिटिक एसिड है, इसका जो फंक्शन है, इसका मेन फंक्शन है प्रिवेंट प्रीमेच्योर फ्रूट ड्रॉप, यानी कि मतलब जो फ्रूट ड्रॉप होने से रोकता है, यानी कि जो आपके अगर आपके फ्रूट मतलब मच्योर नहीं हुआ, मान लीजिए आपका जो फ्रूट है वो मच्योर नहीं हुआ है, उससे पहले क्या हो रहा है, वो ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, मच्योर होने से पहले वो क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, प्रिवेंट प्री मेच्योर फ्रूट ड्रॉप, यानी कि मतलब मच्योर होने से पहले ही जो आपका फ्रूट है वो क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे IA इंडोल 3 एसिटिक एसिड की उसमें क्या की जाती है, वहाँ पे स्प्रे की करेंगे, या फिर इंडोल 3 एसिटिक एसिड उसमें प्लांट को दिया जाता है, ठीक है। इसके बारे में बात कर लेते हैं इसके दूसरे टाइप्स की, ठीक है, इसका दूसरा टाइप्स है IBA इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, ठीक है। ये जो इसका जो फंक्शन है, ये हेल्प करता है रूट फॉर्मेशन में, ठीक है, किसमें हेल्प करेगा, रूट फॉर्मेशन में। अगर आपको रूट की फॉर्मेशन आपकी कम है प्लांट की, ठीक है, अगर उसकी रूट फॉर्मेशन नहीं हो रही है, तो आपको कौन सा ग्रोथ हार्मोन देना है वहाँ पे, IVA यानी कि इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड आपको वहाँ पे ग्रोथ हार्मोन देना है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसका जो नेक्स्ट टाइप है, चौथा टाइप है वो है चौथा नहीं सॉरी तीसरा टाइप है NAA नेफ्थालीन एसिटिक एसिड, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है नेफ्थालीन एसिटिक एसिड। सॉरी यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, फ्रूट थिनर, ठीक है, यहाँ पे ये फ्रूट है, फ्रूट थिनर प्रिवेंट फ्रूट ड्रॉप। अब जो NAA है नेफ्थालीन एसिटिक एसिड है, ठीक है, ये प्रिवेंट करेगा मतलब फ्रूट ड्रॉप से, अगर फ्रूट आपके ड्रॉप हो रहे हैं मतलब उनको प्रिवेंट करेगा। अगर आपके फ्रूट ड्रॉप हो रहे हैं तो आपने क्या करना है, वहाँ पे NAA वहाँ पे अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, जो हमारा चौथा टाइप है इसका ऑक्सीजन का, वो है 2,4-D, जिसकी फुल फॉर्म है 2 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो दोस्तों इसकी जो फुल फॉर्म है ये भी आपको याद रखनी है, क्योंकि आपको यहाँ से फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है। तो प्लीज़ आपको यहाँ पे जितना भी यहाँ पे बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ये आपको सब नोट डाउन करने हैं, ये आपको सारे पढ़ने हैं, क्योंकि यही IBPS AFO में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही सिलेबस रहता है, ठीक है। तो जो ये 2,4-D है, ये हमारा क्या है, फ्रूट सेटिंग हार्मोन है, ठीक है, फ्रूट सेटिंग हार्मोन है, इसको कहा जाता है, मतलब इसको हम, जो आपने सुना होगा जो 2,4-D है हर्बिसाइड, इसको हम एज ए हर्बिसाइड भी यूज़ करते हैं, यानी कि जो हमारा हर्बिसाइड है, जो अनवांटेड प्लांट्स है, ठीक है, उसको किल करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं 2,4-D का, ठीक है। और ये हमारा फ्रूट सेटिंग हार्मोन है। अगर हमारी फ्रूट की अच्छे से सेटिंग नहीं हो रही है, अगर हमारे को अच्छी सेटिंग फ्रूट की करनी है, तो हम वहाँ पे क्या प्रेफर करेंगे, वहाँ पे हम अप्लाई करते हैं 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो दूसरा जो ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, ग्रोथ सब्सटेंस है, वो है साइटोकाइनिन, ठीक है, क्या है, साइटोकाइनिन। अब जो साइटोकाइनिन है ये क्या है, डोरमेंसी ब्रेकर है, इसका फंक्शन है डोरमेंसी ब्रेकर, स्टिमुलेट सेल डिवीजन। अब स्टिमुलेट सेल डिवीजन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, मतलब सेल डिवीजन को प्रमोट करने के लिए, मतलब इसको हम क्या करेंगे, इसको देंगे हम, अगर हमने सेल डिवीजन को प्रमोट करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, साइटोकाइनिन जो ग्रोथ सब्सटेंस है इसको ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब डोरमेंसी ब्रेकर का मतलब क्या है, ठीक है, अब डोरमेंसी क्या होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डोरमेंसी आपको बता देता हूँ। सीड को अगर सॉइल में लगाया जाए, ठीक है, कोई आप सीड लगा रहे हो सॉइल में, उसको लगा रहे हो, ठीक है, उसको आप सारी फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए सारी जितनी भी फेवरेबल कंडीशन है, उसके लिए जो आपका टेम्परेचर है वो आप उसको पूरा दे रहे हो, उसमें जो जितना आपने पानी देना है, सिंचाई देनी है, वो आप दे रहे हो, ठीक है। तो उसमें सारी जो फेवरेबल कंडीशन है वो आप दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद भी वो सीड ग्रो ना कर पाए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डोरमेंसी बोलते हैं। मतलब वो सीड हमारा क्या करेगा, वो ग्रो नहीं हो पा रहा है, यानी कि उसमें क्या हो रहा है, उसमें हो सकता है कि जो सीड कोट है हमारी, ठीक है, वो क्या होगी, बहुत हार्ड हो सकती है, जो उसकी जो बाहर वाली जो कोट होती है सीड की, ठीक है, जो उसकी बाहर वाली कोट होगी वो क्या होगी, बहुत हार्ड होगी। या फिर हो सकता है जो उसका जो एम्ब्रियो है, ठीक है, वो अच्छे से डेवलप ना हो पाया उस सीड का, तो तब भी हमारी क्या हो जाती है, डोरमेंसी आ जाती है, यानी कि जो सीड है हमारा वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आप जितनी भी फेवरेबल कंडीशन उसको लिए प्रोवाइड कर दो, जो उसकी ज़रूरत है वो आप उसको दे रहे हो, उसके बावजूद भी वो ग्रो ना कर पाए, तो उसको क्या बोलते हैं, डोरमेंसी, ठीक है। अगर इस चीज़ को हमें रोकना है, मतलब इस चीज़ को रोकना है, तो हम क्या देंगे उसमें, साइटोकाइनिन जो ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ सब्सटेंस है, वो हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। देन नेक्स्ट इसके बाद हम बात कर लेते हैं जिब्रेलिन्स की। जो हमारा तीसरा जो ग्रोथ सब्सटेंस है वो जिब्रेलिन, इसका काम है, इसका जो फंक्शन है वो है सेल इनोगेशन। दूसरा है इंक्रीज
फ्रूट साइज। ये करेगा, अगर आपको फ्रूट साइज इंक्रीज चाहिए या आपको फ्रूट का साइज अच्छा चाहिए तो आपने क्या कर देना है, वहाँ पे जिब्रेलिन वहाँ पे अप्लाई कर देना है, जिब्रेलिन को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, यहाँ से इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा अब चौथा जो हमारा ग्रोथ सब्सटेंस है वो अब्सेसिक एसिड। कौन सा है? अब्सेसिक एसिड। ठीक है, ये क्या है? डोरमेंसी इंड्यूस्ड है। ठीक है, ठीक है, स्टोमेटा क्लोजर एंटी जिब्रेलिन्स। ठीक है, मतलब डोरमेंसी को ब्रेक करेगा। ठीक है, डोरमेंसी इंड्यूस मतलब डोरमेंसी को क्या करेगा? ब्रेक। सेम जो यहाँ पे मैंने डोरमेंसी के बारे में बता दिया वही यहाँ पे डोरमेंसी को ये भी ब्रेक करेगा। ठीक है, स्ट्रोमेटा क्लोजर है, इसका फंक्शन है, एंटी जिब्रेलिन का काम करता है। ठीक है, जिब्रेलिन का आपको पता लग गया कि जिब्रेलिन का क्या फंक्शन है, तो एंटी जिब्रेलिन यानी कि उसका उल्टा ये काम करेगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इथाइलिन। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट ग्रोथ सब्सटेंस है वो है इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन का फंक्शन है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, ये हेल्प करता है फ्रूट की राइपनिंग में। आइसोडायमेट्रिक ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स। जो रूट्स की आइसोडायमेट्रिक ग्रोथ है स्टेम की और रूट्स की, यानी कि जो उसका जो दायरा है, मतलब जो उसका डायमीटर है, उसकी ग्रोथ आप अगर आपको चाहिए तो वहाँ पे अप्लाई करते हैं हम इथाइलिन। ठीक है, जो इथाइलिन है, ठीक है, जो हमारा इथाइलिन है ये 2 फॉर्म में अवेलेबल होता है, एक इथरल फॉर्म पे, एक इथेफ्यून फॉर्म पे। ठीक है, जो आपका इथरल फॉर्म है ये लिक्विड फॉर्म है और जो इथेफ्यून फॉर्म है ये आपका गैसियस फॉर्म है। ठीक है, अब जो आपका इथरल होगा, ठीक है, जो आपका लिक्विड फॉर्म पे होगा। ठीक है, जो यहाँ पे जो इथरल है जो आपका लिक्विड फॉर्म पे है। ठीक है, इसको हम क्या यूज़ करेंगे? अगर आपको बनाना फ्रूट जो है उसको अगर आपको राइप करना है वहाँ पे क्या करेंगे? इथरल का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं। अगर आपको राइपनिंग करनी है बनाना फ्रूट की तो वहाँ पे इथरल का प्रयोग किया जाता है। अगर आप इथेफ्यून जो गैसियस फॉर्म है, अगर आपको जल्दी से राइप करना है, कौन सी चीज़? आपकी जो शुगर केन है, ठीक है, उसको राइप करना है, व्हीट को करना है, तंबाकू को आपको राइप करना है, तो आप इथेफ्यून वहाँ पे क्या करोगे? अप्लाई करोगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट जो ग्रोथ सब्सटेंस है वो है हमारा क्लोरम्यूकेट। ठीक है, ये इसका जो फंक्शन है वो है लॉगिंग प्रिवेंटर। ये क्या है? लॉगिंग प्रिवेंटर, ऑल्सो नोन एज साइकोसिल। ठीक है, अब लॉगिंग प्रिवेंटर का लॉगिंग का मतलब क्या होता है? ठीक है, मान लीजिए मतलब आपकी जो फील्ड है, जो भी एग्रीकल्चर फील्ड है, उसमें क्या है, मतलब रेन फॉल हो रही है। ठीक है, मतलब सॉइल में पानी भर रहा है, या फिर क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो आपका जो फील्ड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा विंड है, यानी कि हवा चलती है। ठीक है, उससे क्या होगा, उसकी जो मतलब जो आपकी जो क्रॉप होगी वो क्या हो जाएगी? फॉल हो जाएगी। ठीक है, क्रॉप का फॉल हो जाना, वो उसको क्या बोलते हैं हम? लॉगिंग। अगर इससे हमने बचना है तो हम क्या अप्लाई करेंगे? क्लोरम्यूकेट ग्रोथ सब्सटेंस वहाँ पे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं मैलिक हाइड्राजाइड की। ठीक है, जो एक ग्रोथ सब्सटेंस है मैलिक हाइड्राजाइड है, ये इसका फंक्शन है ग्रोथ रिटार्डेंट, प्रिवेंट ऑनियन स्प्राउटिंग इन स्टोरेज, सोल्ड अंडर ट्रेड नेम स्प्राउट स्पॉट। ठीक है, इसका ट्रेड नेम है स्प्राउट स्पॉट। ठीक है, अब जो मैलिक हाइड्राजाइड है ये ग्रोथ सब्सटेंस ऐसा है जो कि ग्रोथ रोकता है। ठीक है, ग्रोथ रिटार्डेंट मतलब ग्रोथ को रोकना। ठीक है, अब जैसे आप हार्वेस्टिंग करते हो, ऑनियन की हार्वेस्टिंग करोगे। ठीक है, अब जो स्प्राउटिंग का मतलब यहाँ पे होता है अंकुरण। ठीक है, जो अगर जैसे आप हार्वेस्टिंग करोगे, ऑनियन की हार्वेस्टिंग करोगे तो आपको क्या करना होता है? उसके बाद वो स्टोर करना होता है। ऑनियन क्या करना होता है? स्टोर करना होता है। फिर उसमें क्या होता है, अगर आपको लंबे टाइम तक वो स्टोर करना हो, ऑनियन आपको लंबे समय तक स्टोर करना हो, तो उसमें क्या होगा कि स्प्राउटिंग हो जाती है। ठीक है, उसमें क्या हो जाती है? अंकुरण आ जाता है, यानी कि स्प्राउटिंग हो जाती है। अगर उसको हमें रोकना है तो हम क्या करेंगे? मैलिक हाइड्राजाइड क्या करेंगे? उसमें अप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? कौन सा ग्रोथ सब्सटेंस अप्लाई करेंगे? मैलिक हाइड्राजाइड। ठीक है, यहाँ पे मैंने 7 टाइप्स के ग्रोथ सब्सटेंसेस की बात कर ली। यहाँ पे सबसे पहले मैंने बात की ऑक्सीजन की, इसके 4 टाइप्स थे, IEA इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IBA इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, NAA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इसके बाद दूसरा जो ग्रोथ सब्सटेंस था वो था साइटोकाइनिन। इसके बाद तीसरा था जिब्रेलिन, चौथा हमारा था एब्सेसिक एसिड, पांचवा था इथाइलिन, और छठा था क्लोरोम्यूकेट, और सातवां था मैलिक हाइड्राजाइड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे ग्रोथ सब्सटेंसेस, इनके फंक्शन क्या है ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं एग्रीकल्चर से फील्ड से रिलेटेड, कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 2004, ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस। ठीक है, ये ईयर्स हैं, इनको माना जो 2004 है इसको मतलब सेलिब्रेट किया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस। ठीक है, 2005 इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिजिक्स। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस के लिए 2004, एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिजिक्स के लिए 2005, एंड 2006 इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिजर्ट एंड डिजर्टिफिकेशन, 2007 इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर।
2008 इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो, 2009 इंटरनेशनल ईयर ऑफ फाइबर। ये सारी चीज़ें आपको लर्न कर देनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आप चार्ट भी बना सकते हो, इनको आप प्रिंट आउट भी कर सकते हो। जो ये PDF है टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगी, इसकी PDF प्रिंट आउट कर सकते हो, चार्ट लगा सकते हो अगर आपको ये लर्न करने हो। 2010 है इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, 2011 इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ केमिस्ट्री, 2012 ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर, 2013 इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर, 2014 इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली प्लानिंग, 2015 इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल। जो 2015 है जो ये ईयर है ये रिलेटेड है इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल से, ठीक है। जो 2016 है ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सी से रिलेटेड है, ठीक है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे ईयर्स थी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। ये तो ईयर्स की बात हमने कर ली, अब हम बात कर लेते हैं डेज की। कुछ ऐसे दिन हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 15 मार्च यानी कि 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर डे मनाया जाता है, ठीक है। 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मनाया जाता है, 10 मार्च को राजस्थान डे मनाया जाता है और 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बता दिया आपको 15 मार्च वर्ल्ड कंज्यूमर डे, 21 मार्च वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, 10 मार्च राजस्थान डे और इसके बाद है 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 16 जुलाई ICAR डे, ठीक है। जो 16 जुलाई 1929 इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। 16 जुलाई 1929 को ICAR का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, यानी कि 16 जुलाई 1929 को ICAR का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। तो उसी दिन के उपलक्ष्य पर ICAR डे 26 जुलाई को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। देन नेक्स्ट 16 सितंबर ओजोन डे, 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे, 4 दिसंबर वुमेन इन एग्रीकल्चर डे, 23 दिसंबर किसान डे, ठीक है। अब जो 23 दिसंबर को जो किसान डे मनाया जाता है, जो चौधरी चरण जी की क्या होता है 23 जो दिसंबर है, ठीक है। 23 जो दिसंबर है, चौधरी चरण जी जो थे उनका जो बर्थडे है वो 23 दिसंबर को होता था, ठीक है। उसके उपलक्ष्य पर किसान डे यहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट डे है 1 जून, ठीक है, 1 जून वर्ल्ड मिल्क डे, ठीक है। 20 अगस्त वर्ल्ड हनी डे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डेफिशिएंसी न्यूट्रिएंट्स एंड इंडिकेटर प्लांट्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। इंडिकेटर प्लांट का मतलब क्या हुआ, कोई एक स्पेसिफिक प्लांट होगा जो डेफिशिएंसी सिम्टम सबसे पहले दिखाएगा, यानी कि कोई ऐसा प्लांट होगा जो भी डेफिशिएंसी होगी तो वो सबसे पहले सिम्टम्स आपको दिखा देगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले नाइट्रोजन की। अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, सबसे पहले कौन सा प्लांट है वो दिखाएगा आपको सिम्टम, कॉलीफ्लावर हो गया, कैबेज हो गया, ठीक है। फॉस्फोरस के जो डेफिशिएंसी सिम्टम है वो रेपसीड एंड मस्टर्ड, ठीक है। पोटाशियम है, ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो पोटैटो में सबसे पहले आपको दिखने को मिलेंगे। कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो कॉलीफ्लावर एंड कैबेज में आपको सबसे पहले इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। और कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो कॉलीफ्लावर एंड कैबेज, ठीक है। सोडियम की हो जाए तो शुगर बीट एंड टर्निप, बोरोन की हो जाए सनफ्लावर एंड शुगर बीट, ठीक है। इसमें आपको डेफिशिएंसी सिम्टम सबसे पहले यहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके बाद डेफिशिएंसी सिम्टम और भी यहाँ पे कुछ आपका फेरस हो गया, ठीक है, इसके डेफिशिएंसी सिम्टम सोरगम एंड शुगर बीट में दिखाई देते हैं। मैग्नीशियम हो गया, इसके डेफिशिएंसी सिम्टम पोटैटो में दिखाई देते हैं। मैग्नीज हो गया, इसके डेफिशिएंसी सिम्टम शुगर बीट, ओट एंड पोटैटो में दिखाई देते हैं सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात होगी, ठीक है। यहाँ पे जो टोटल जो पार्ट है, ठीक है, जो फर्स्ट मॉड्यूल है, फर्स्ट पार्ट है जनरल एग्रीकल्चर का, वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। इसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। देन नेक्स्ट हमने रेवोल्यूशन इसमें किया था डेफिशिएंसी इफेक्ट एंड मेजर सोर्स ऑफ विटामिन्स, ठीक है। इसके बारे में हमने इसमें किया था कुछ मेडिसिनल प्लांट्स थे, उसके कौन से पार्ट यूज़ किए जाते हैं, उसमें कौन सा केमिकल कंटेंट होता है, उसके क्या यूजेज है, ठीक है। उसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा था मिनरल्स कुछ ऐसे हैं उनकी डेफिशिएंसी से क्या क्या डिजीज़ हो जाती है, क्या क्या सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं बॉडी पे, ठीक है, वो चीज़ें हमने डिस्कस की। इसके बारे में हमने ग्रोथ सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा, जिसमें 7 ग्रोथ सब्सटेंसेस पढ़े और इसके बारे में हमने स्टडी किए थे। यहाँ पे कुछ एग्रीकल्चर से इंपॉर्टेंट ईयर्स भी हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है। और इसके बाद हमने स्टडी किया था
इंपॉर्टेंट डेज इन एग्रीकल्चर, इसके बारे में हमने डेफिशिएंसी न्यूट्रिएंट्स है, कोई इंडिकेटर प्लांट होगा जो आपको दिखाएगा। तो ये हमारा पूरा पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है IBPS AFO के लिए, मेन एग्जाम के लिए। और यहाँ पे जो आपका जो RRB SO होता है, जितने भी आपके UPSC की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए है। और मेन आपका जो MSc के एंट्रांस एग्जाम है, ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी के एंट्रांस एग्जाम है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका जो ICR JRF है, ठीक है, पीजी जो एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसकी प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं। और दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट जनरल एग्रीकल्चर का जो पार्ट है, सेकंड पार्ट, वो भी आने वाला है। 1 या 2 दिन में मैं अपलोड कर दूंगा। और जो इसके जो PDF फॉर्म है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और इसके जो क्वेश्चन है, ठीक है, मैं क्विज के लिए यहाँ पे सेकंड वीडियो अपलोड कर दूंगा, या फिर टेलीग्राम चैनल पे आपको यहाँ पे कुछ इसका टेस्ट दे दूंगा, कुछ टेस्ट सीरीज यहाँ पे रहूँगा, मतलब किस टाइप किससे क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूँगा। तो यहाँ पे पूरा आपको बता दिया है। अगर इसके बाद भी कोई आपका डाउट रहता है, कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। और आप मुझे फेसबुक ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया गया है, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आपका ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और आपका टेलीग्राम चैनल हो गया, उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और दोस्तों इसी के साथ आगे होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए ऐसी जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि समय समय पर मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। धन्यवाद।